जी। दूरदर्शन किसान चैनल चौपाल चर्चा की टीम पहुंची हरियाणा के जिला नूंह, मेवात, गांव हसनपुर सोहना में। आपका चौपाल चर्चा में आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। चौपाल चर्चा एक ऐसा कार्यक्रम जहां हम देश के विभिन्न राज्यों में पहुंचते हैं, जिले जिले जाते हैं, गांव तक पहुंचते हैं और हमारा प्रयास होता है किसानों से रूबरू होने का। हम जानने की कोशिश करते हैं कि सरकार की योजनाओं का जमीनी स्तर पर किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है, हमारे किसान कैसे उससे लाभ ले रहे हैं और वो कितने जागरूक हैं। तो आज चलते हैं हरियाणा के मेवात जिले के हसनपुर गांव में, किसानों से बात करते हैं जहां पर चौपाल सजी हुई है। तो आइए चलते हैं गांव के अंदर। जैसा कि मैंने बताया कि आज हम पहुंचे हैं हसनपुर गांव में और देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे किसान चौपाल में इकट्ठा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के चौपाल चर्चा की और जानते हैं किसानों से योजनाओं के लाभ के बारे में। तो चलिए बात करते हैं किसानों से। हमारे साथ यहाँ पर कुछ किसान हैं, अपनी जगह से खड़े हो जाए, अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम जयदेव शर्मा है, हसनपुर सोहना से मैं एक किसान हूँ। जी जयदेव जी, ये बताइए कि जो फसल अवशेष है ये आज के समय में बहुत बड़ी समस्या है, इसका किस तरीके से आप प्रबंधन करते हैं? इसको जैविक खाद के रूप में भी इस्तेमाल कर लेते हैं, कंपोस्ट खाद बनाने के लिए भी यूज करते हैं। जी। पशुओं के चारे के लिए भी उसका यूज कर लेते हैं। और अब जो आग लगाने की पुरानी प्रथाई जलाने की वो तो बंद कर चुके हैं, लेकिन उसमें गवर्नमेंट से यही चाहेंगे कि उसके लिए हमें जो न्यू टेक्निक के इम्प्लीमेंट हैं वो हमको क्षेत्रीय स्तर पर अवेलेबल कराए जाएं, ताकि उसको सही से मेंटेन किया जा सके, उसको सही से डिकम्पोज किया जा सके या उसको सही से खाद में तब्दील किया जा सके। उसके लिए जैसे श्रेडर वगैरह जो मशीनें हैं वो हमें एक क्षेत्रीय स्तर पर उपलब्ध कराई जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया जयदेव जी, काफी जागरूक किसान है, आप अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। जी धन्यवाद। जी तो चलिए अब चलते हैं कुछ और किसानों के पास और जानते हैं उनसे कि वो किस तरीके से पराली प्रबंधन कर रहे हैं और उनके गांव में क्या इसको लेकर किसी तरह की जागरूकता है। आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जी अपना नाम बताइए। प्रमोद कुमार। प्रमोद जी, आप किस तरीके से जो फसल अवशेष है इसका प्रबंधन कर रहे हैं और आपको लगता है कि पहले से कुछ बदलाव आया जो सरकार काफी प्रोत्साहित कर रही है किसानों को? सरकार ने काफी जागरूक किया। यहाँ पर डॉक्टर साहब आए थे, उन्होंने हमें काफी बताया था, तो उनके कहने से हमने जैसे उन्होंने बताया वही प्रणाली यूज की, तो उससे काफी बदलाव आया है हमारी फसल में। जी आप अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। एक और किसान आए, उनसे हम बात करते हैं। आप अपने स्थान से खड़े हो जाए, अपना नाम बताइए। जी सत्येंद्र सिंह। जी सत्येंद्र जी, आपसे भी मैं ये जानना चाहूंगी कि फसल अवशेष को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि ऐसे डिकम्पोजर हैं जिनके इस्तेमाल से बहुत जल्दी फसल अवशेष गल जाते हैं और खेत में ही वो घुल जाते हैं, तो क्या आपने इसका इस्तेमाल किया? इसके बारे में आपको जानकारी है? देखो, हमारे जो क्षेत्र विशेष में अधिकतर पानी फसल अवशेष में पानी भर के और यूरिया डाल देते हैं। अच्छा। जो
पुरानी तकनीकी है, नई अभी ज़्यादा जानकारी हमें नहीं है, तो उससे भी काफ़ी लाभ मिलता है। फिर उसको जोत देते हैं। और कुछ हमारे गांव में किसान ऐसे भी हैं, जैसे जयदेव शर्मा जी हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा अपना वो बना रखा है जिसमें भरकर और केंचुए वगैरह डाल के उसको खाद बनाते हैं। लेकिन सभी तो नहीं कर पाते, काफ़ी लोग उनको देखे आगे बढ़ रहे हैं। आप बैठ सकते हैं अपने स्थान पर। तो देखा आपने कि विषय हमारे किसानों के लिए कितना महत्वपूर्ण है और इसके बारे में गहरी जानकारी बहुत ज़रूरी हो जाती है, ताकि उसी के अनुरूप ही हमारे किसान खेती किसानी को लाभकारी बनाने से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण कदम है वो उठा सके। तो आइए देखते से जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट। भारत में खेती से बचे अवशेष करीब 31 करोड़ 70 लाख टन होने का अनुमान है, जिसमें से धान के अवशेष या पराली 51 से 57% तक होती है। इस पराली को देश के उत्तर पश्चिम राज्यों उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में जलाए जाने की घटनाएं ज्यादा होती हैं, जबकि गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, असम, बिहार जैसे प्रमुख राज्यों में पराली का चारा घरेलू ईंधन औद्योगिक कामों में उपयोग में लाया जा रहा है। पराली जलाने की कुछ खास वजहें भी हैं। आज की खेती में मशीनों का इस्तेमाल बढ़ा है। इनमें से एक मशीन है कंबाइन हार्वेस्टर। इस मशीन ने खेती में कटाई के काम को बहुत आसान बनाया है और किसानों की कई तरह की समस्याओं को हल भी किया है। लेकिन इसका एक परिणाम पराली के रूप में भी सामने आया। ये मशीन फसल का साफ दाना तो किसानों की झोली में डालती है, पर साथ ही उसे पराली भी सौंप जाती है। किसान इस पराली को मुश्किल समझते हुए इसके निपटारे के सरल उपाय के तौर पर इसमें आग लगा देते हैं। ये भी देखने में आया है कि धान की कटाई और अगली फसल की गेहूं की बुवाई में समय का अधिक अंतर नहीं होता, तो ऐसे में श्रमिकों की मांग अधिक होती है और कम श्रम उपलब्धता और अधिक मजदूरी को बचाने के लिए भी पराली को जला दिया जाता है। चौपाल चर्चा में किसानों से बातचीत का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चौपाल चर्चा की टीम पहुंची है मेवात के हसनपुर गांव में। तो चलिए चौपाल चर्चा के सिलसिले आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कुछ और किसानों से। एक और जागरूक किसान यहाँ पर हमारे साथ है, आइए उनसे हम बात करते हैं। आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, अपना नाम बताइए। नमस्ते, ब्रह्म प्रकाश, जिला मेवात का रहने वाला, गाँव करंज है मेरा। जी हाँ जी जी। ब्रह्म प्रकाश जी, ये बताएं कि अब जो हम देखते थे फसल अवशेष एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, आपको लगता है जिस तरीके से जागरूकता फैलाई जा रही है, अब किसान भी समझ रहे हैं कि जैसे समस्या नहीं है, इससे तो हम कमाई भी कर सकते हैं, तो आप इस दिशा में किसानों का रुझान देख रहे हैं? हाँ, अभी किसानों का काफ़ी रुझान है और सबसे पहले तो फर्स्ट प्रायोरिटी करते हैं हम पराली की कि लाइव स्टॉक के लिए काम आ जाए, ताकि भूसे की कीमत ना बढ़े और पशुओं की ज़िंदगी बच सके। अगर महंगा होगा तो कोई पालेगा नहीं उनको, इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी तो उसकी होती है। उसके बाद जो हमारा फालतू बचता है उसको गड्ढा बना के उसमें डाल के और स्प्रे वगैरह करके गला के दोबारा खेत में कर दे, उसको अप्लाई कर देते खेत में। उससे हमारी खाद की बचत हो जाती है और सारा फायदा हो जाता है। जी, आप इस स्थान पर बैठ सकते हैं। बढ़ते आगे कुछ और किसानों से बात करते हैं। जी, आप अपने स्थान से खड़े हो जाएं। जी, मेरा नाम जगदेव सिंह है और मैं गांव इंड्री से बिलोंग करता हूं। जी जी, जगदेव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो फसल अवशेष हैं उनको लेकर कई तरह के मेले भी आयोजित किए गए, जिसमें जागरूकता दी गई और ऐसी मशीनों के बारे में बताया जा रहा है जिनका इस्तेमाल करके इनका प्रबंधन किया जा सकता है। और कई तो ऐसी मशीनें हैं जिसमें आपको अवशेष को उठाने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधी बिजाई कर सकते हैं। इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? जी मैम, हाँ, अभी भी हमारे पास भी है सुपर सीडर, तो हम जैसे भी हम धान कटाई करने के बाद सीधे बिजाई कर सकते हैं। वो मशीन दोनों काम करती है, बिजाई भी करती है और जुताई भी करती है, और एक साथ सारा काम हो जाता है, जिससे कि फसल जो अवशेष हैं वो उसी में कट जाते हैं और हमें डीजल की भी मतलब खर्चे हमारे काफ़ी कम हो जाते हैं इस हिसाब से। आप अपने स्थान पे बैठ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। चौपाल चर्चा का ये सफ़र और आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ एक काफ़ी अनुभवी किसान है, आइए उनसे हम बात करते हैं। जी, आप अपने स्थान से खड़े हो जाएं, अपना नाम बताइए। मेरा सत्यनारायण नाम है, गांव बरोटा से का रहने वाला हूं मैं। जी, सत्यनारायण जी, जैसे कि अभी हमने किसानों से बात की और वो बता रहे हैं कि नई जो मशीनें हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है और इस बार तो सरकार ने बहुत मतलब कह सकते हैं कि जागरूकता फैलाने की कोशिश की, तो आपको लगता है कि कुछ तो तस्वीर बदली है? अब किसान समझ रहा है कि फसल अवशेष को जलाना कोई समाधान नहीं है, इसे हम एक अवसर समझें। हमारे यहाँ पे ज़्यादा चारे में यूज़ होता है, ये जलाया नहीं जाता। वक्त जलाने के लिए टीके वगैरह भी चल गए हैं और बाकी चारे में ज़्यादा यूज़ होता है, हमारे यहाँ जलाते नहीं है इसका। जी, आप अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। आइए बढ़ते आगे और हमारे साथ एक और अनुभवी किसान हैं, आइए उनसे हम बात करते हैं और उनसे भी जानते हैं सरकार की इस योजना के बारे में। जी, आप अपने स्थान से खड़े हो जाएं। जी, अपना नाम बताइए। सुरेंद्र कुमार, नंबरदार, गांव बारोटा से। जी, सुरेंद्र जी, जैसा कि हम फसल अवशेष के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्योंकि आप काफ़ी अनुभवी हैं, आपने तो पूरा दौर देखा है, तब से अब में क्या फ़र्क आया? क्योंकि हम देखते हैं कि कृषि का तरीका भी बदल गया। अब किसान अपने खेत को बिल्कुल भी खाली नहीं छोड़ना चाहता, वो जल्दी जल्दी नई नई फसलें लेना चाहता है और अपनी आय में वृद्धि करना चाहता है। तो इसमें जो ये फसल अवशेष एक समस्या रही है, किस तरह का बदलाव आप देख रहे हैं आज के दौर में? बहुत अच्छी बात कही मैम आपने। मैं सबसे पहले तो एक बात, यह डिस्ट्रिक्ट जो एस्पेशल डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा के अंदर, सबसे वो मेवात जिला है और मेवात ज़िले की तरफ से मैं एक मैसेज देना चाहता हूं, जिससे कि हमें बार बार कलंकित होना पड़ता है कि एनसीआर में सबसे ज़्यादा धुआं हमारे जो रेडियस के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी तरफ से आता है। ये बात बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। क्यों कि मेवात ज़िले के अंदर जितना भी जो वेस्ट है मैनेजमेंट के तहत, वो हम सारा का सारा चारे के रूप में प्रयोग करते हैं जी। और अभी हमारे बहुत ही प्रोग्रेसिव फार्मरों ने और भी आपके समक्ष बताया कि इसका चारा भी नकारा नहीं जा सकता और भूसे से ये ज़्यादा चटपटा स्वाद है और बहुत ही अच्छा लगता है पशुओं को और ये बहुत ज़्यादा प्रयोग है। दूसरी बात, उसके बावजूद भी अगर कोई वेस्ट बच जाता है हमारा, तो वेस्ट मैनेजमेंट में हमें डॉक्टर डी.वी. पाठक जी हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने एक अपना इजाद किया है जो डीकम्पोस्ट के नाम से। पूसा का भी, इनका भी खुद भी ये बायो के स्पेशलिस्ट रहे हैं डॉक्टर प्रोफेसर साहब। तो इन्होंने जो इजाद किया है, जिसको मीन्स इनोवेशन किया है टीके का, उसका हमने स्प्रे करके डीकम्पोस्ट किया है और वो प्रैक्टिकल इन्होंने गांव में भी करवाया है और मैं गांव की तरफ से भी मैंने अपना ये जो रिप्रेजेंटेटिव किया था। तो ये बहुत ही फायदेमंद है क्योंकि इससे जो खाद बनेगा उसको हम अपने खेत में ही यूज़ करेंगे। उससे क्या होने जा रहा है कि जो हमारे पोषक तत्वों की कमी है वो ऑटोमेटिकली पूरी हो जाएगी। जी, सुरेंद्र जी, आप अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। तो
तो देखा आपने कि विषय हमारे किसानों के लिए कितना महत्वपूर्ण है और इसके बारे में गहरी जानकारी बहुत ज़रूरी हो जाती है, ताकि उसी के अनुरूप ही हमारे किसान खेती किसानी को लाभकारी बनाने से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण कदम है वो उठा सके। तो आइए देखते से जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट। पराली को जलाने से मनुष्य और मवेशी, मानव और मिट्टी सभी पर खराब असर पड़ रहा है। कई अध्ययनों से ये बात सामने आई है कि इससे कई तरह के जीवों के जीवन को नुकसान पहुंच रहा है। इनमें ऐसे जीव भी हैं जो खेती के लिए लाभकारी होते हैं। पराली जलाने से ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं। ये गैसें धरती का तापमान बढ़ाती हैं, जिसके प्रभाव से आने वाले समय में खेती ही नहीं, मनुष्य का जीवन भी बदल सकता है। पराली जलाने से मिट्टी की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। जहां पराली जलाई जाती है वहां की मिट्टी काली पड़ जाती है और उसमें मौजूद पोषक तत्वों पर अधिक तापमान का खासा असर देखा गया है। इसका असर ये हो सकता है कि अगली फसल के लिए जरूरी पोषक तत्व मिट्टी में नहीं होंगे, जिससे कुल उत्पादकता में कमी आ सकती है। देश का वैज्ञानिक समुदाय भी इस समस्या का हल निकालने में जुटा है। पराली जलाने की घटनाओं के बारे में पता लगाने के लिए सैटेलाइट की मदद ली जा रही है और किसानों को पराली से खाद बनाने, गत्ता और दूसरी चीजें बनाने और बिजली बनाने के लिए इसके उपयोग की सलाह भी दी जा रही है। गेहूं की बिजाई की नई तकनीक जीरो टिलेज हैप्पी सीडर पर भी जोर दिया जा रहा है। चौपाल चर्चा में किसानों से बातचीत का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चौपाल चर्चा की टीम पहुंची है मेवात के हसनपुर गांव में। तो चलिए चौपाल चर्चा के सिलसिले आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कुछ और किसानों से। एक और किसान हमारे साथ है, काफी युवा किसान है, आइए उनसे बात करते हैं। अपना नाम बताएं। राहुल शर्मा। तो ये बताएं कि जो फसल अवशेष है इसका जैविक खेती में किस तरीके से उपयोग किया जा सकता है? देखिए, जो फसल अवशेष है उसी का जैविक खेती में उपयोग किया जाता है। जैविक खेती में कुछ हमें अन्य चीज लेने की जरूरत नहीं है, बाहर से कुछ लाने की भी कोई हमें जरूरत नहीं है। फसल अवशेष है, हम उसको जैविक खेती में यूज भी करते हैं। जब जैविक खेती में क्या, हमारी किसी भी फसल का कोई भी अवशेष है हम उसका केंचुआ खाद भी बनाते हैं। हमने उसके लिए एक टैंक बनवाया हुआ है जिसमें हम सभी को उसको इकट्ठा करते हैं, उसमें गोबर की खाद भी हम डालते हैं और भी जो वेस्ट डिकम्पोजर हैं और भी हमें जो डिकम्पोजर हमें प्रोवाइड होते हैं हमारे किसान भाइयों से या हमारे वैज्ञानिकों से या हमारे जो डॉक्टर साहब हैं हमारे, वहाँ से हमें प्रोवाइड किए जाते हैं। हम उन सभी से ही जैविक खाद यूज करते हैं और जैविक खादों को अपने खेतों में डालते हैं, जिससे हमारी मिट्टी सुरक्षित रहती है और लंबे समय के लिए हम उसमें से पैदा ले सकते हैं। बैठ सकते हैं आप। तो बिल्कुल, जब युवा कमांड थाम लेते हैं तो जो विकास की रफ्तार है वो तेज़ हो जाती है और युवा और अनुभव का जो एक अपने आप में समागम है वो कई तरह के सकारात्मक परिणाम हमें दिखाता है। आइए कुछ महिला किसान हैं, उनकी भी हम यहाँ पर भागीदारी देख रहे हैं, उनसे ही बात करते हैं। आप अपने स्थान से खड़े हो जाएं। जी, अपना नाम बताइए। जी, बिन्नी जी। जी बिन्नी जी, ये बताइए कि आप खेती में क्या करती हैं और जो हम आज बात करें, हमारा विषय है फसल अवशेष प्रबंधन, इसके बारे में आप क्या जानती हैं और क्या इस बार कुछ नई तकनीक, नई चीज़ों का इस्तेमाल किया? जी, हम तो बस यही सब्जी वब्जी तोड़ते हैं और खेतों में काम करते हैं, लड़ाई गुड़ाई का बस। जी जी। तो जो फसल कटने के बाद जो बचता है उसका क्या किया जाता है यहाँ पर? तो यही भैंसों को चारा वारा बना के खिला देते हैं। जी, जलाते तो नहीं है? जी नहीं, प्रदूषण नहीं जी, पक्का। भैंस है, गाय है हमारे पास। जी, तो बिन्नी जी ने बताया कि इनके यहाँ, इनके घर में जो फसल अवशेष हैं या खेतों में जो है उन्हें जलाया नहीं जाता है, पशुओं को चारा खिला देते हैं बना के। ठीक है, पशुओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बैठ सकते अपने स्थान पर। चलिए कुछ और किसानों से बात करते हैं, अपने स्थान से खड़े हो जाएं, अपना नाम बताएं।
मेरा नाम हुक्म चंद, नमस्कार जी। हुक्म जी, ये बताएं कि फसल अवशेष को लेकर आप किस तरह का फ़र्क देख रहे हैं आप, और क्या किसान इसके लाभ को समझ रहे हैं? फसल अब इससे हमें भैंसों को पशुओं को चारा मिलता है, इससे हमारे गांव में कभी भी इसका जलाने का कोई वो नहीं करा गया। इससे लोगों को न्यार का उसका भैंसों का वो मिलता है। तो जो लोग जलाते हैं, अभी भी जलाते हैं, किसानों को इतना जागरूक किया जा रहा है, लेकिन फिर भी अभी भी वो पराली या फिर फसल अवशेष जला देते हैं, तो उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि आप बता रहे हैं कि आपके गांव में बिल्कुल प्रथा नहीं है, किसान उसका उचित इस्तेमाल करते हैं, जैविक इस्तेमाल किया जाता है, चारे में इस्तेमाल किया जाता है। तो अन्य किसान जो ऐसा करते हैं उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, उनको जलाना नहीं चाहिए। अपने पशुओं को, जिसके पास पशु नहीं है वो अपने जैविक यूज कर सकते हैं, जैविक खाद के लिए। उसको अपने खेत में ही जोतना चाहते हैं तो उसमें पानी भर के उसमें जुताई भी कर सकते हैं रोटावेटर से। वो उसका वहीं पे वो हो जाएगा, उसका खाद का टाइप वो बनेगा, इसमें खाद काम करेगा खाद का। जी, तो फसल अवशेष को खाद में तब्दील करके हमारे किसान उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बैठ जाइए अपने स्थान। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है कृषि विज्ञान केंद्र मंडकोला के अध्यक्ष डॉक्टर DV पाठक जी। आइए उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि जो हमारे किसान हैं उनकी तरफ जो सवाल उठाए गए उसमें किस तरीके से कृषि विज्ञान केंद्र मदद कर रहा है और उनकी तरफ से क्या सलाह है। सर, आप स्थान से खड़े हो जाए। जी डॉक्टर पाठक, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि किसानों की तरफ से जो यहाँ पर कुछ सजेशंस आए, सलाह आए, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले मैं दूरदर्शन टीम का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है मेवात तीसरी बार एक साल के अंदर चुना है। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने हमारा मेवात जो ज़िला है एक एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट के रूप में चुना है। और उसी के अंतर्गत हम यहाँ से मेवात से 80 किसानों को पूसा लेके गए और उन्होंने पूरा भ्रमण किया, सारी नई जानकारियाँ ली और उससे काफ़ी लाभान्वित हुए। जी डॉक्टर पाठक, जैसा कि अभी चौपाल में हमने बात की, किसान काफ़ी जागरूक हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अभी भी बहुत सारे किसान हैं जो कि फसल अवशेष को जलाना ही पसंद करते हैं या फिर कहें कि उन्हें उतने अच्छे विकल्प नहीं पता है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि फसल अवशेष जलाने के क्या नुकसान है और क्यों नहीं जलाना चाहिए? खासकर मैडम मैं बताना चाहूँगा किसानों को भी और जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनको भी इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि जब हम किसी भी चीज़ को जलाते हैं तो जलाने से लगभग 80-90 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है सरफेस का, सतह का। और 80-90 डिग्री टेम्परेचर पे जितने भी जीवाणु हैं ज़मीन के अंदर वो भी मर जाते हैं। और जीवांश जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुख्य किसी भी जो ज़मीन का एक आधार है वो जब ख़त्म होगा तो इससे नुकसान होगा, क्योंकि जितने भी न्यूट्रिएंट हैं, तत्व हैं, उनका रिसाइक्लेशन ये हमारे जीवाणु ही करते हैं जी। और जीवाणु को हम ख़त्म करेंगे अल्टीमेटली हमारी जो मातृभूमि है वो ख़त्म होगी। जी, आप अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की चौपाल, जहां पर हमने जानने की कोशिश की कि सरकार की योजना का किसानों तक किस तरह से लाभ पहुंच रहा है और अगर किसी तरह की खामी है तो उसे कैसे दूर किया जा सकता है। आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से हमारे अन्य किसान ज़रूर कुछ ना कुछ सीख लेंगे। इसी के साथ ही हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। फिर होगी आपसे मुलाकात चौपाल चर्चा के एक नए अंक में, पहुँचेंगे नए राज्य में, नए ज़िले में और मुलाकात करेंगे गाँव के कुछ और किसानों से। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।